हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मिशन 95 प्लस में हम चैप्टर नंबर पहले के कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं लाडरो, और आज मैं एक नया टॉपिक, एक नए क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का क्या ही टॉपिक रहेगा, क्या हम बात करेंगे। और लाडलो बीच में 1 से 2 दिन हो गए हैं, हमारा कोई वीडियो नहीं आ पाया, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं आप सबसे। और उसका रीजन ये भी है कि थोड़ा हम किसी और काम में बिजी हो गए थे, पारिवारिक काम था, तो जिसकी वजह से वीडियो नहीं दे पाए। तो आगे से कोशिश है कि मैं आपको ये वीडियो कंटिन्यू दे पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस बढ़िया से एक नई क्लास को प्रारंभ किया है। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या ये क्वेश्चन में क्या ही मजा आने वाला है, देखो जरा कितना इंपॉर्टेंट, ये बाद में आपको समझ ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। चलिए एक टॉपिक हम लेके आए हैं, इस टॉपिक का नाम है लाडलो क्या, ब्रूड पोष। एक ब्रूड कोष होता है, एक ब्रूड पोष होता है। दो चीजें होती है बेटा। ब्रूड कोष जो होता है वो कह रहे निषेचन से पहले की क्रिया है, जबकि ब्रूड पोष का जो निर्माण होता है वो हमेशा निषेचन के बाद का क्रिया होता है। क्या होता है देखो, हमने सेकंड कंडीशन पढ़ी थी जिसको हमें बताया था एस जी नावसिचन ने। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, एस जी नावसिचन। ये हमने आपको पढ़ाया था। जो एस जी नावसिचन थे जिन्होंने खोज करी थी त्रिसंलयन के, इस त्रिसंलयन में उन्होंने क्या हमें बताया था, हमें बताया था कि जो दूसरा नरयुग्मक होता है ना लाडले, ये मिलता है किससे, कहना सर द्वितीय केंद्रक से। ये दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है तो क्या बनता है, कहना सर प्राथमिक ब्रूड पोष केंद्रक बनता है, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही क्या बनता है, कहना सर एक संरचना बनती है, एक त्रिगुणित संरचना बनती है। इसका नाम क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। सिंपल सी बात है। कैसे बनता है, ये सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी थी। ये जो पराग नलिका, सॉरी वर्तिकाग्र जो है बेटा, इसको पराग नलिका भी कह सकते हैं। वर्तिकाग्र जो है, वर्तिका से क्या करता है, एक युग्मक लेके आती है, दूसरा नरयुग्मक, दूसरा नरयुग्मक जाता है और जाकर किससे मिल जाता है, कहना सर इस मध्य वाली कोशिका, इसमें हमें क्या होता है, केंद्रकीय ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, द्वितीय केंद्रक से जाकर मिल जाती है, और मिलती है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और उससे ही भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एस जी नावसिचन ने हमें इसके बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं, द्विनिषेचन जब पढ़ा था तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है पॉइंट। देखो ब्रूडपोष में कुछ पॉइंट हमने लिखे हैं आपके लिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी ब्रूडपोष में लिखने हैं आपको, वो क्या लिखने हैं देखो। भ्रूणपोष क्या है, कहना कि सर ये पोषक ऊतक होता है। क्या होता है, जो भ्रूणपोष जो होता है, मतलब ये रहा आपका भ्रूणकोश। इस भ्रूणकोश के अंदर भरा हुआ जो ये जीव द्रव है बेटा, ये हमारा क्या होता है, कहना सर भ्रूणपोष होता है। और ये जो भ्रूणपोष है, इसी में आपकी सभी कोशिकाएं होती हैं, आपकी ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, प्रतिमुखी कोशिका होती, सहायक कोशिका होती, अंड कोशिका होती। तो ये जो भ्रूणपोष है, इस भ्रूणपोष में क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में क्या भरा होता है, कहना सर पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व में क्या पाया जाएगा, कहना सर कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होगी, और वसा होगा, फैट। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इतनी सारी चीजें पाई जाती हैं। ये करती क्या है, इनका काम क्या होता है बेटा, तो कहना सर जो इसमें प्राथमिक नरयुग्मक जो था, जो मिला था अंड कोशिका से, जिससे बना था भ्रूण, उस विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान कराना इस भ्रूणपोष का कार्य है। क्या हमने बोला, हमने कहा ये जो पोषक, जो आपका भ्रूणपोष है, जो भ्रूणकोश में पाया जाता है, कहना इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। ये पोषक तत्व जो होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, कह रहे जो विकासशील भ्रूण होता है, विकासशील भ्रूण जो हमने द्विनिषेचन में पढ़ा था, जिसको स्ट्रॉसबर्गर ने हमें बताया था, जिसमें क्या था, पहला नरयुग्मक जो था वो मिलता था किससे, अंड कोशिका से, फिर निर्मित हो जाता था, है ना। तो कह रहे उसको क्या कर देना, पोषण प्रदान कराना इसका कार्य है। हम पढ़ रहे हैं क्या, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में हमने पहला पॉइंट आपको क्या लिखा, मैंने कहा भ्रूणपोष जो होता है क्या होता है, पोषक तत्व है, इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व पाए जाएंगे, जो क्या करेगा, विकासशील भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा, ना। यहाँ पर हमने भ्रूण लिखा है बेटा, आप इसको लिख देना विकासशील भ्रूणपोष, विकासशील भ्रूण।
विकासशील, जो विकसित हो रहा है उस भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अगला हमने पॉइंट करा, हमने कहा अच्छा द्वितीय केंद्रक होते हैं, आपको पता है सर ये ध्रुवीय केंद्रक है दोनों के दोनों, और इन ध्रुवीय केंद्रकों से एक और कोशिका आकर मिली थी, इसका नाम था द्वितीयक नरयुग्मक। ये हमारा था द्वितीयक नरयुग्मक, और ये हमारे थे ध्रुवीय केंद्रक। और ध्रुवीय केंद्रक कितने थे, आप कहेंगे सर दो ध्रुवीय केंद्रक और एक हमारा क्या था, नरयुग्मक, ये तीनों मिले थे तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण हुआ, जिसको क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वो कब होता है, कह रहे सर निषेचन के बाद होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है एस जी नवसेचन वाली, ये आपकी द्विनिषेचन में ही आती है। तो निषेचन के बाद क्या बनता है आपका, भ्रूणपोष। निषेचन होता है, फिर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के बाद क्या बनता है, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष का काम क्या होता है, कह रहा भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण के विकास एवं बीजांड अंकुरण के समय उपयोग में आता है। सीधी सीधी बात यह है कि जो बीजांड, जो आपका भ्रूण होता है, उस भ्रूण का जैसे जैसे विकास होता है तो उसको पोषण दिया जाता है इसके माध्यम से। और कहता है क्या कि सर जो बीज होते हैं ना, बीज, इन बीज जो अंकुरित होते हैं, जो बीज अंकुरित होते हैं, तो उन अंकुरित बीजों को भी इस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जो हमें कहां से मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। तो भ्रूणपोष के ये चार अहम पॉइंट, एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, आगे हमें लिखा कि विकास के आधार पर आपके भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तीन प्रकार हमने आपको दिखाए हैं। पहला हमने लिखा है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा हमने आपको लिया है कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा हमने क्या लिखा, माध्यमिक भ्रूणपोष। आपकी जो एनसीईआरटी बात करती है बेटा, जो एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी जो आपकी है वो इन दोनों के बारे में बात करती है, इसके बारे में बात नहीं करती है। और अगर नहीं करती है, बाई चांस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मेरे लाडो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए। तो भ्रूण के अगर विकास के आधार पर देखें, विकास ग्रोथ के आधार पर है ना, कि जो भ्रूण है उसमें विकास होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो कह रहे कि उसमें भ्रूणपोष कौन कौन सा, पहला केंद्रीय, दूसरा कोशिकीय, और अगला क्या हमारा, माध्यमिक। पहला पढ़ते हैं एक एक करके, सुनो। ये देखो, हम लोग एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, भ्रूणपोष की बात कर रहे हैं। क्या पहला भ्रूणपोष हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, इसका नाम है हमारा क्या, केंद्रीय भ्रूणपोष। हमने कहा भ्रूणपोष क्या होता है, आप कहेंगे सर दूसरा नरयुग्मक किससे मिला, द्वितीय केंद्रक से। तो क्या बना था, कह रहा सर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये बनता है, आपने पढ़ा था द्विनिषेचन में। फिर इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में PE में क्या होता है, कहना सर मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में दे दनादन क्या होता है, केवल और केवल मुक्त केंद्रकीय विभाजन, केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोश का द्रव का विभाजन नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा बेटा, मैंने कहा जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, केंद्रकीय विभाजन होगा, जिसको हम बोलते हैं मुक्त केंद्रकीय विभाजन। लगातार बार बार मेरे लड्डू क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और जब बहुत सारे केंद्र का निर्माण होता है बेटा, उसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। एक एग्जांपल लिखा बेटा मैंने आपके लिए, एग्जांपल में क्या दिया है, हमने कहा जो नारियल का पानी होता है ना बेटा, वो जो वो जो कच्चा वाला नारियल होता है, उस नारियल में अंदर जब उसको निकालते हैं, दुकानों पे आपने देखा होगा मार्केट में बिकते हुए, जो रेडी वाले लोग होते हैं वो बेचते हैं, तो उसमें अंदर जो पानी भरा रहता है वो पानी ही आपका क्या है, कहना सर वो भ्रूणपोष है। पर कौन सा वाला भ्रूणपोष है, कहना सर केंद्रकीय भ्रूणपोष है। कौन सा बेटा आपका, केंद्रकीय भ्रूणपोष। सिंपल सी बात। केंद्रकीय भ्रूणपोष में सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, कोश का द्रव का विभाजन नहीं होता है। बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और ये बहुत सारे केंद्रक जो बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, केंद्रकीय भ्रूणपोष। चलते हैं आगे। फिर यहाँ पर थोड़ी सी बात मैंने और समझाई है, ठीक है। ये तो केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में सर आपने बता दिया। अब क्या होता कि यही केंद्रकीय भ्रूणपोष मेरे लाडलो आगे चलकर क्या करते हैं, यहाँ आप देखना इस जगह पे, ये जो केंद्रकीय भ्रूणपोष बना, यानी जो केंद्रक बहुत सारे बने, ये केंद्रक जो है ना वो क्या करते हैं, इस भ्रूणकोष के, ये हमारा क्या है, कहना सर ये हमारा है भ्रूण, ये हमारा है PEC है बेटा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के परिधि पर, मतलब किनारों पर, देखो इस जगह पर बेटा
इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका की परिधि पर जो केंद्रकीय भ्रूणपोष में बने केंद्रक होते हैं वो आकर इस परिधि पर क्या होते हैं, ऐसे जाके व्यवस्थित क्रम में स्थापित हो जाते हैं बेटा। ये व्यवस्थित क्रम में स्थापित हो गए, और जब ये व्यवस्थित क्रम में स्थापित हो जाते हैं तो मेरे लाडलो बीच में एक खाली जगह बन जाती है, एक रिक्तिका बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, कहना सर एक रिक्तिका का निर्माण होता है, एक हेलोबियल का निर्माण होता है, एक रिक्तिका का निर्माण होता है, बीच में खाली जगह हो जाती है। याद रखना, जो केंद्रकीय विभाजन से प्राप्त हुए बहुत सारे केंद्रक हैं, इन बहुत सारे केंद्रकों के जो होता है वो व्यवस्थित क्रम में आकर इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका की परिधि से आकर जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद इनके आसपास भ्रूणपोष, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो केंद्रकीय भ्रूणकोष थे, जो केंद्रकीय भ्रूणकोष पढ़ा हमने, कोष पढ़ा, इस केंद्रकीय भ्रूणकोष में बहुत सारे केंद्रक थे, वो बहुत सारे केंद्रक में क्या हुआ, कहना सर प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका के आसपास आकर स्थापित हो गए एक व्यवस्थित क्रम में, जिसकी वजह से बीच में एक खाली गैप उत्पन्न हो गया। जो खाली गैप उत्पन्न हो गया है लाडलो, फिर क्या हुआ कि जो केंद्रक थे उन केंद्रकों के आसपास कोशिका द्रव एकत्रित होने लगता है, और जब एकत्रित होगा बेटा तो कहना निर्माण होगा किसका, निर्माण होगा कोशिका भित्ति का। किसका निर्माण, कोशिका भित्ति का। तो प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक जो बने उन केंद्रकों के आसपास क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, क्योंकि उनके आसपास क्या आ जाता है, जीव द्रव यानी कोशिका द्रव आ जाता है। लिखा बेटा क्या, कैंसर कोशिका द्रव में विभाजन, सिंपल सी बात है, सबका अलग अलग कोशिका द्रव हो जाता है, हर केंद्रक के पास जाके कोशिका द्रव टिकता है, जिससे क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया है बेटा, और बीच में एक खाली जगह बन गई है जो हमारी रिक्तिका के रूप में है, और ऐसे भ्रूणपोष को हम कहते हैं क्या, कोशिकीय भ्रूणपोष। इस स्लाइड में मैंने आपको दोनों भ्रूणपोष पढ़ाए, फटाफट रिवाइज। जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं, इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में क्या होता है, लगातार बार बार क्या विभाजन होता है बेटा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे ये केंद्रक बहुत सारे केंद्रकों में बट जाता है, और बहुत सारे केंद्रकों में जो बट जाता है बेटा उसको ही बोलते हैं क्या, केंद्रकीय भ्रूणपोष। एग्जाम्पल क्या है, नारियल का पानी। फिर मैंने कहा ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बने हैं, जो प्राथमिक भ्रूणपोष में मुक्त केंद्र के विभाजन से जो केंद्रकों का निर्माण हुआ, ये केंद्रक जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के आसपास परिधि से जाकर चिपक जाते हैं व्यवस्थित क्रम में, और फिर इनके पास क्या होता है, कहना सर जीव द्रव एकत्रित हो जाता है, कोशिका द्रव एकत्रित होने लगता है। जब एकत्रित होने लगता है कोशिका द्रव, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहना सर इसमें निर्मित हो जाती है क्या, कोशिका भित्ति। और जैसे ही कोशिका भित्ति निर्मित हो जाएगी, एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनेगा बेटा उसको बोलेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या होता है, यहाँ देखो एग्जाम्पल हमने लिखा क्या, नारियल की जो सफेद गिरी होती है, जो जिसको हम लोग खाते हैं, वो जो भाग है उसको ही हम बेटा क्या कहते हैं, कहना सर कोशिकीय भ्रूणपोष। चलते हैं, टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी थ्योरी देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, आगे चलते हैं। पहला हमने लिखा है क्या, कहना सर केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या ही सिंपल भाषा, जो सुना वही है। कहना यह एक सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र यानी पीईएन, प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, मैंने बोला पीईई जो है प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, में बार बार मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, जिससे उनके केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, जिससे अनेक केंद्रक क्या होते हैं, बन जाते हैं। यही अनेक केंद्रक जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष। इससे सिंपल परिभाषा नहीं हो सकती है, एकदम सिंपल लड़ लो। और क्या बोला मैं आगे, मैंने कहा इसमें, माफी चाहता है बेटा, कोई वाहन शायद निकल रहा है ट्रेवल करके। यहां पर क्या बोला कर, इसमें जीव द्रव का विभाजन नहीं होता है, याद रखना, केवल केंद्र के विभाजन होगा, इसमें जीव द्रव का विभाजन नहीं होगा। एग्जांपल में मैंने क्या लिखा बेटा, कहना सर नारियल का पानी, चावल होता है, मक्का होता है, इनमें भी केंद्र के भ्रूणपोष पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे चलते हैं। चलिए अगला एक और लिखा, जिसका नाम क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। ये क्या होता है, हमने कहा था जो केंद्रकीय भ्रूणपोष
कोश बना था, जो केंद्रकीय ब्रूड कोश बना था, उसमें जो केंद्रक बने थे, इन केंद्रकों के आसपास जीवद्रव्य इकट्ठा होगा, फिर जीवद्रव्य इकट्ठा होगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, और अगर कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया तो ऐसे विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य विभाजन एवं कोशिका भित्ति का निर्माण। और निर्मित हो जाएगी कोशिका भित्ति तो बीच में एक रिक्तिका बन जाएगी, तो जो केंद्रक है वो व्यवस्थित क्रम में स्थापित हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कहना कि सर कोशिकीय भ्रूण कोश कहेंगे। क्या है देखो, मुक्त केंद्र के विभाजन से बने भ्रूण कोश की परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। कौन व्यवस्थित होता है बेटा, कहना सर केंद्रक। और ये केंद्रक कहां से आए थे, कहना सर PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में विभाजन होता है मुक्त केंद्र के, बहुत सारे केंद्र बने थे, वो आकर व्यवस्थित हो गए किस पे बेटा, भ्रूण कोश नहीं बेटा, यहाँ ये गलत लिखा है, भ्रूण कोश नहीं, यहाँ पर लिखना PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म कोशिका, प्राथमिक भ्रूण कोशिका। प्राथमिक भ्रूण कोशिका के आसपास परिधि पर क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं तथा केंद्रक में बड़ी रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। भैया जो केंद्रक है, जो केंद्र है, उस केंद्र में क्या होती है, एक बड़ी सी रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। कोशिकीय भ्रूण कोश क्या होता है, कह रहा सर जो केंद्रक है ना, केंद्रक जो त्रिगुणित केंद्र था हमारे पास, उस त्रिगुणित केंद्र में क्या हुआ, मुक्त केंद्र के विभाजन, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे केंद्रक बन गए, बहुत सारे केंद्रक जो है वो आकर परिधि पर जुड़ गए, किसके, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका के आकर परिधि पर जुड़ गए तथा केंद्र में एक बड़ी रिक्तिका उत्पन्न हो गई। सिंपल सी बात। आगे क्या लिखा, कह रहे सर कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब केंद्रकों के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कोशिका द्रव एकत्रित होने लगता है, जिससे क्या होता है, एक भित्ति का निर्माण होता है, इसका नाम होता है कोशिका भित्ति। और ऐसे भ्रूण कोश को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूण कोश कहा जाता है। अगला पॉइंट हमने लिखा, कह रहा है कि प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय ही रहता है। सिंपल सी बात है। अगला एक पॉइंट और लिखा, क्या बेटा, सामान्यतः इस प्रकार के भ्रूण कोश में चूस्कांक कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात ऐसी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है बेटा जो इस भ्रूण कोश को चूसड़ करेंगे, चूसेंगे, और चूस के कहां पहुंचाएंगे बेटा, कहना सर ये पहुंचा देते हैं आपके भ्रूण के पास, जो परिवर्धनशील है, जो विकासशील भ्रूण है, उसको दे देते हैं ताकि वो क्या करे, अपने ग्रोथ में, मतलब अच्छे से वो ग्रोथ कर पाए, बढ़िया से वो प्रॉपर वे में अपना ग्रोथ कर पाए, उसके लिए भेज दिया जाए इन चूसकांक कोशिकाओं के माध्यम से। सिंपल एग्जांपल में हमने क्या लिखा, हमने लिखा नारियल जो होता है उसकी सफेद गिरी है। कुछ एग्जांपल हमारे धतूरा है, एक और पादप जिसका नाम है पिटूनिया। ये सारे जो एग्जांपल है वो आपके किसके हैं, इनमें जो होता है वो कौन सा विभाजन होता है, कौन सा भ्रूण कोश होता है, कोशिकीय भ्रूण कोश। अगला एक लास्ट हमने लिखा है माध्यमिक भ्रूण कोश, जिसको हम लोग हेलोबियल भी कहते हैं। और हेलोबियल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि हेलोबियल गण में पाया जाता है। हेलोबियल क्या होता है, जो देखो भ्रूण जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाए एक बीजपत्री भ्रूण, एक होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। ज्यादातर जो आवृत बीजी पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म जो पादप होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं बेटा, उनमें ज्यादातर ऐसा होता है कि सामान्यतः आपके द्विबीजपत्रीय भ्रूण होते हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें एक बीजपत्रीय भ्रूण होता है। और एक बीजपत्रीय वाले भ्रूण के जो वर्ग है, जो जाति है, जो उनका जो गण है, उस गण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेलोबियल कहते हैं, है ना। सिंपल। तो कह रहे माध्यमिक भ्रूण कोश या हेलोबियल भ्रूण कोश का मतलब क्या है, ये जो होगा बेटा वो किसमें होगा, आप कहेंगे सर ये जो निर्मित होगा वो किसमें होगा, कहेंगे सर एक बीज पत्री भ्रूण में। ये किसमें निर्मित होगा बेटा, कहना सर एक बीज पत्री भ्रूण वाले जो पादप होते हैं, एक बीज पत्री पादप वाले भ्रूण के लिए निर्मित हो जाएगा। ठीक है। तो कह रहे क्या है कि सर वही एक ही बात, जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक था, उसमें पहले मैंने बोला ये प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है, इसमें क्या हुआ, प्रथम केंद्र के विभाजन हुआ, पहला केंद्र के विभाजन। और जैसे ही पहला केंद्र के विभाजन हुआ बेटा, इसमें दो केंद्रक बन गए, है ना। ये देखो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन हुआ, केंद्र के विभाजन हुआ। इस प्रथम केंद्र के विभाजन से दो बने हैं, जिसमें क्या है, एक जो है वो आप देखेंगे बीजांडद्वार की ओर, एक हमारा क्या निभाग की ओर। हमने आपको संरचना बनाई थी ऐसे, इस प्रकार से उल्टी संरचना होती है, हमने आपको बताया था बेटा। यहाँ जो होता है वो निभाग होता है, ये होता है जो बीजांडद्वार होता है ना, आपकी एनसीईआरटी में बना है। तो ऊपर वाला बीजांडद्वार, नीचे वाला क्या है आपका निभागीय सिरा है। ठीक है। फिर जब दो केंद्रक बन गए तो फिर इसमें एक विभाजन देखने को मिलता है, इसका नाम है क्या, एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। क्या होता है बेटा, एक अनुप्रस्थ विभाजन, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ देखो इसको डिवाइड कर दिया है ना, ये एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया ऐसे।
प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम केंद्र के विभाजन से दो केंद्रकों का निर्माण हुआ। एक केंद्रक जो बीजांड की ओर है, दूसरा केंद्रक जो कहाँ है, निभाग की ओर। अब इनके बीच में अब क्या होगा, कहना सर अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन का मतलब इसमें बीच में क्या एक लाइन बन जाएगी, और ये जो लाइन बनेगी बेटा, इससे एक जो भ्रूण है, एक जो केंद्रक है वो कहां पर है बेटा, बीजांड द्वार की ओर। एक केंद्रक जो है वो कहां पर है, निभाग की ओर। ठीक है, तो ऐसा केंद्रक जो कहां पर है, बीजाणु द्वार की ओर, उसमें क्या होगा, उसमें मेरे लाडलो जो विभाजन होगा वो विभाजन कैसा होगा, कहना सर पहले उसमें होगा केंद्र के विभाजन, फिर केंद्र के विभाजन के बाद उसमें क्या होगा, कोशिका द्रव का विभाजन। और केंद्र के विभाजन कोशिका द्रव का विभाजन दोनों जब होते हैं तो क्या बनता है, कहना सर कोशिकीय भ्रूणपोष। तो आधे भाग में, ऊपर वाले भाग में जो बीजाणु द्वार की ओर, उसमें क्या बन गया, कोशिकीय भ्रूणपोष। ओके, फिर ऐसा भाग जो बेटा कहां पर है, निभागीय सिरे की ओर चला गया था। जो यहां दो केंद्रक बने थे बेटा, एक केंद्र कहां गया था, निभागीय सिरे की ओर। तो इस निभागीय सिरे की ओर उपस्थित जो होता है केंद्रक, उस केंद्रक में केवल और केवल, मैं फिर से बोलता, जो हमने कहा निभागीय सिरे की ओर उपस्थित होता है केंद्रक, उस केंद्रक में केवल और केवल क्या होता सर, विभाजन। कौन सा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन। मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, और इस मुक्त केंद्रकीय विभाजन से जो निर्मित होता है उसको बोलते हैं क्या, केंद्रकीय भ्रूणपोष। माध्यमिक का मतलब एक ऐसा भ्रूणपोष जिसमें दोनों भ्रूणपोष पाए जाएं। कौन कौन से, कोशिकीय भ्रूणपोष भी और केंद्रकीय भ्रूणपोष भी। माध्यमिक मतलब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में पहले विभाजन से, केंद्र के विभाजन से दो केंद्रकों का निर्माण हुआ, एक बीजाणु द्वार की ओर, एक निभाग की ओर। फिर इनमें अनुप्रस्थ विभाजन हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो जो बीजाणु द्वार की ओर था उसका, उसमें जो बना बेटा वो क्या बन गया, कोशिकीय भ्रूणपोष। और जो हमारा कहा था निभागीय सिरे की ओर केंद्रक था, उसमें उसका क्या हो गया बेटा, कहना सर उसमें बन गया क्या, केंद्रकीय भ्रूणपोष। यहाँ पर किसका किसका सर, कोशिका द्रव का, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, इन दोनों का विभाजन हुआ। पर यहां पर केवल और केवल किसका विभाजन बेटा, कहना सर केंद्रकीय विभाजन, केंद्र के विभाजन। ये जो कंडीशन है बेटा, इसको बोलते हैं माध्यमिक या हेलोबियल। हेलोबियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि केवल एक बीजपत्री में ही होता है, आपका द्विबीजपत्री में नहीं होता, इसलिए हेलोबियल भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर आगे चलते हैं, समझते हैं इसकी थ्योरी क्या है। चलिए स्क्रीनशॉट हुआ, आगे चलो। ये हमने आपकी जो थ्योरी आपकी पढ़ाई अभी, उसी वही लिखा है। क्या लिखा है समझना बेटा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिख के दिया है। कह रहा कि ये सामान्यतः दोनों भ्रूणपोषों के मध्य का भ्रूणपोष है, क्योंकि इसमें दोनों पाए जाते हैं, केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों। ये केवल एक बीजपत्री गण में पाए जाते हैं, और इसीलिए इनको क्या कहते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। हमने कहा जो एक बीजपत्री होते हैं वो कैसे होते हैं, हेलोबियल प्रकार के गण होते हैं, या हेलोबियल उनको बोला जाता है। इसीलिए क्योंकि ये एक बीजपत्री में पाया जाता है, इसके लिए इसको हम लोग हेलोबियल भ्रूणपोष भी कहते हैं। ओके, फिर हमने क्या बोला, हमने कहा कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी जो केंद्रक है उस केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है। पृथक विभाजन हुआ, प्रथम में जब विभाजन हुआ था तो दो केंद्रक बन गए थे, फिर उनके बाद एक भित्ति का निर्माण हो गया था। और जैसे ही अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हुआ उसके बाद क्या, देखो कह रहे इस अनुप्रस्थ विभाजन से दो प्रकोष्ठों, प्रकोष्ठ मतलब दो केंद्र, दो भाग मेरे डालो, ये है ऐसे दो भाग, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं प्रकोष्ठ। ये हमारा क्या प्रकोष्ठ है, ये हमारा पहला प्रकोष्ठ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रकोष्ठ हो गया। इन दो प्रकोष्ठों का निर्माण हो गया, एक बीजाणु द्वार की ओर, ऊपर वाला बीजाणु द्वार की ओर, और एवं एक कहां चला जाता है, कहना सर निभाग की ओर चला जाता है। ठीक है, निभागीय सिरे वाले प्रकोष्ठ में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे देखो बेटा, ये देखो निभागीय सिरे वाले में क्या होता है सर, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है, जिससे केंद्रकीय भ्रूणपोष बनता है। जबकि बीजांड द्वार की ओर की कोशिका के केंद्रक में केंद्रक एवं कोशिका भित्ति का निर्माण दोनों का होता है मेरे बेटा। जो आपकी बीजांड द्वार ओर वाला न प्राथमिक न्यूक्लियस केंद्रक था, जो प्राथमिक एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस था, उसमें क्या होता है, तेरा कोशिकीय विभाजन, केंद्रकीय विभाजन भी होता है, और कोशिकीय भित्ति का निर्माण भी होता है, यानी कोशिकीय विभाजन भी होता है। तो जिसकी वजह से दोनों अगर विभाजन होंगे बेटा, दोनों विभाजन होंगे तो हमारा क्या बनेगा, कहना सर कोशिकीय भ्रूणपोष, दोनों विभाजन होते हैं। ठीक है, ओके, आगे क्या लिखा, करा कि इस प्रकार यह भ्रूणपोष
केंद्रकीय एवं कोशिकीय दोनों होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यमिक भ्रूण कोश कहा जाता है। सिंपल है बेटा, एकदम सिंपल लैंग्वेज। कृपया करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। चलिए, इसके बाद हमने क्या लिखा बेटा, एक क्वेश्चन आपसे दिया है, सॉरी एक और टॉपिक, कैरेक्टर भ्रूण कोश के कार्य क्या होते हैं। तो कार्य मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कहा जो भ्रूण कोश होता है उस भ्रूण कोश में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में क्या क्या पाया जाता सर, बसा पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता, प्रोटीन पाया जाता, कुछ एंजाइम, कुछ आपके मिनरल्स, विटामिन इत्यादि बहुत सारे पोषक तत्व जिनको जो एटीपी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, वो सब पाए जाते हैं इसमें। तो क्या लिखा, भ्रूण कोश की कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। यही काम है किसका, भ्रूण कोश का। फटाफट सुन लेते हैं, 1 सेकंड, केवल 2 मिनट में, ओनली 1 से 2 मिनट में। बेटा भ्रूण कोश क्या होता, सर त्रिसलन, एस जी नाउसेन ने बताया था, दूसरा निर्भर द्वितीय केंद्रक से मिलता प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक, उससे भ्रूण कोश बन गया। मैंने कहा ये आपकी प्रोसेस है कि बनता कैसे है। फिर उसके बाद मैंने बताया क्या, जो भ्रूण कोश होता है वो हमारा क्या होता है, एक पोषक ऊतक है, जिसमें क्या होता है, जो विकासशील पोषक होते हैं, उन विकासशील जो भ्रूण होते हैं उनको क्या करता है, पोषण प्रदान कराता है। ये त्रिगुण संरचना निषेचन के बाद बनता है। और हमने आगे क्या बोला कि भैया भ्रूण जो है वो विकास करे या फिर बीजों का अंकुरण हो, उस समय पर ये उपयोगी होता है ना। विकास के आधार पर कितने 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आपके एनसीईआरटी में सम्मिलित करें। एक और प्रकार होता है जिसको हेलोबियल या फिर माध्यमिक भ्रूण कोश भी कहते हैं, केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूण कोश। इनके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय भ्रूण कोश क्या होता है, मैंने कहा कि जब क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र होता है इसमें केवल मुक्त केंद्रीय विभाजन हो, लगातार केंद्रीय विभाजन, और उससे मेरे बच्चे जो बना है उसको हम बोलते हैं कि केंद्रीय विभाजन होता है। और केंद्रीय विभाजन से बनने वाला जो भ्रूण कोश होता है वो केंद्रीय भ्रूण कोश होता है। फिर इस केंद्रीय भ्रूण कोश में क्या होता है, जो केंद्रक बने, इन केंद्रकों के आसपास आके कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने लगता है, और इकट्ठा होता है कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और जब कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन हो जाता है। और अगर कोशिका विभाजन होता है बेटा, तो उससे क्या बन जाता है, कहना सर, कोशिका का कोशिकीय भ्रूण कोश बन जाता है। केंद्रीय भ्रूण कोश में मैंने बोला कि सामान्य प्रकार का भ्रूण कोश है, जो क्या होता है, जिसमें प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सा, मुक्त केंद्र के विभाजन होता है, लगातार उससे अनेक केंद्रों का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय भ्रूण कोश। भैया इसमें जीव द्रव्य का विभाजन नहीं होता, नारियल का पानी, चावल और मक्का इसके एग्जाम्पल है। फिर अगला हमने क्या बोला, हमने बोला क्या कि जो कोशिकीय भ्रूण कोश है, कोशिकीय भ्रूण कोश में क्या होता है, जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र है उसमें क्या होता है, कैंसर मुक्त केंद्र के विभाजन से बने जो आपके क्या होते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका के आके आसपास परिधि में क्या होते हैं, स्थापित हो जाते हैं। कौन, वो मुक्त केंद्रक इसमें व्यवस्थित हो जाएंगे आके, और उसके बाद एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर देंगे बीच में, है ना बेटा। फिर आगे हमने करेगा कि कुछ समय के पश्चात क्या देखेंगे, केंद्रकों के आसपास क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें भैया कोशिका द्रव्य एकत्रित होने लगता है ना। फिर कह रहे ये प्रारंभ से अंत तक कोशिकीय ही रहते हैं, और ये सामान्यतः कह रहे भ्रूण कोश जो होते हैं इनमें क्या होता है, चुस्कांक कोशिका का निर्माण होता है। चुस्कांक कोशिका का मतलब ये होता था कि भैया जो चुस्कांक कोशिका है वो भ्रूण को क्या करती है, पोषण प्रदान करने के लिए उस भ्रूण कोश को चूसर करती है, चूस लेती है और पहुंचा देती है किसके पास, भ्रूण के पास, है ना। एग्जांपल हमने क्या बताया आपको, नारियल की सफेद धतूरा और पिटूनिया, आपके 2 एग्जांपल हो गए। फिर हमने माध्यमिक में बताया, मैंने कहा जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक है इसमें बेटा पहला विभाजन से 2 केंद्रक बन गए, एक चला गया बीजाणु द्वार की, एक चला गया निवाह की ओर। जो बीजाणु द्वार की ओर है उसमें हमें क्या देखा, कोशिकीय विभाजन होता, मतलब कोशिकीय भ्रूण कोश बनता है, जबकि जो आपके निवाह की ओर उसका बनता है केंद्रकीय, और दोनों बनते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, माध्यमिक भ्रूण कोश। ये सामान्यतः जो है हेलोबियल होता है, क्योंकि ये हमारा किसमें पाया जाता है, एक बीजपत्री में पाया जाता है, इसके लिए हेलोबियल कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के पश्चात अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण हो जाता है, इसमें 2 भाग बन जाते हैं, यानी दोनों को क्या कहते हैं, प्रकोष्ठ कहते हैं। एक जो हमारा बनता है वो बीजाणु द्वार की, और एक जो बनता है वो निवाह की। और बीजाणु द्वार की जो उपस्थित होता है उसमें क्या होता है, कहना सर, कोशिकीय विभाजन होता है, जबकि जो आपका निवाह की ओर उसमें क्या होता है, केंद्रीय विभाजन होता है। तो केंद्रीय भ्रूण कोश और कोशिकीय भ्रूण कोश दोनों बन जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, माध्यमिक यानी फिर हेलोबियल कहते हैं ना। फिर हमने इसका कार्य देखा, हमने कार्य में क्या देखा, हमने क्या देखा बेटा कि भ्रूण कोश जो होता है वो क्या करता है, उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हार्मोन, एंजाइम सब होते हैं, और ये क्या करते हैं, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। बात खत्म। आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे क्या क्वेश्चन है, करा एक आवृतबीजी पादप में विभिन्न भ्रूण कोशों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आप कर देंगे, मैंने आपको पढ़ा दिया। एक और एग्जांपल है, इसको ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा बेटा, होमवर्क में रहेगा। ये आप क्वेश्चन ढूंढेंगे, करेंगे बढ़िया से, 5 से 6 आपके दोनों में डिफरेंस लिखेंगे। जैसे एग्जांपल ये हो जाता है, जैसे भ्रूण कोश होता है ना, भ्रूण कोश का निर्माण कब होता है, निषेचन के बाद, जबकि भ्रूण कोश का निर्माण होता है निषेचन से पहले। तो इस प्रकार से आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, आप इसके अंतर लिखेंगे, कम से कम 6 अंतर लिखेंगे आप इनके, है ना। चलिए, आशा करते हैं लाडलो ये टॉपिक
आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, कठिन टॉपिक नहीं, एग्जाम में आता, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, और अगले टॉपिक में गारंटी देता हूँ 100% पहला चैप्टर पूरा खल्लास हो जाएगा, 100%। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, मेरे लाडलो।